हेलो स्टूडेंट, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने E1 और E2 दोनों की मैकेनिज्म जो है वो आपको दोनों वीडियो में आपको बता दिया है। आज हम E1 और E2 के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन इन मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन, और मोनोहेलाइड में जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसको बोला जाता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बोला जाता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या होगा इसका मतलब? एलिमिनेशन ऑफ HX का एलिमिनेशन होना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं removal of hydrogen and X halogen is known as dehydrohalogenation। अब हम बात करें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म है, अर्थात ये रिएक्शन जो है वो E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म दोनों से सोल्व होती है। अब क्या कंडीशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम E1 मैकेनिज्म में अप्लाई करें या E2 मैकेनिज्म में अप्लाई करें? हालांकि प्रोडक्ट तो दोनों में सेम होता है, बट फर्क यह है कि E1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बट E2 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो देखिएगा, इनके लिए जो कंडीशन है वो है सब्ट्रैक्ट। हम सब्ट्रैक्ट को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट में देखिएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो वहां पर E1 मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा सेकंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुज बीटा कार्बन इज 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन। आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में भी E1 एलिमिनेशन हो सकता है, बट कंडीशन यह है कि उसका बीटा जो कार्बन है वो क्राउडेड, अर्थात 3 डिग्री और 4 डिग्री होना चाहिए। इसका तीसरा है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हुज बीटा कार्बन इज 3 डिग्री और 4 डिग्री। आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी E1 मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर सकता है, बट कंडीशन यह है कि उसका बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री होना चाहिए। अब हम बात करते हैं E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में आपका 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जिनका हुज बीटा कार्बन आल्सो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, जिनका बीटा कार्बन भी 1 डिग्री और 2 डिग्री का पार्ट होना कंपलसरी है। ऐसी पोजीशन पर E2 मैकेनिज्म होगा। तो ध्यान रखें, पहला हम E1 और E2 जो आइडेंटिफाई करेंगे वो किसके बेस पर करेंगे? सब्ट्रैक्ट के बेस पर। और सेकंड जो है वो है रिएजेंट के बेस पर। किसके बेस पर? रिएजेंट के बेस पर। E1 मैकेनिज्म में वीक बेस रिएजेंट यूज होता है, जैसे मैथेनॉल। और E2 मैकेनिज्म जो होती है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस यूज होते हैं। कौन यूज होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। कौन कौन से हैं? जैसे पहला हॉट अल्कोहलिक KOH, सेकंड NaNH2 सोडामाइड
थर्ड CH3 whole twice 3 COK in CH3 whole twice 3 CO अर्थात टर्सरी ब्यूटोक्साइड है इन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यह है आपका टर्सरी ब्यूटोक्साइड इन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में मतलब टर्सरी ब्यूटोक्साइड को हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में यूज करते हैं। और अगर एक और चाहे हम तो फोर्थ भी लिख सकते हैं OR-, जिसको हम क्या बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। तो ध्यान दें आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन E1 और E2 मैकेनिज्म दोनों से ही सोल्व होता है। अगर E1 मैकेनिज्म आपको अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे सब्ट्रैक्ट, कौन कौन सा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुज बीटा कार्बन 3 डिग्री 4 डिग्री, या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हुज बीटा कार्बन 3 डिग्री 4 डिग्री। और E2 के लिए होना चाहिए 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हुज बीटा कार्बन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, अर्थात लेस क्राउडेड होना चाहिए। दूसरा चेक करते हैं हम रिएजेंट, यहाँ पर रिएजेंट यूज करते हैं वीक बेस और यहाँ पर रिएजेंट यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कौन कौन से, हॉट एल्कोहलिक KOH, NaNH2, टर्सरी ब्यूटोक्साइड इन ब्यूटाइल अल्कोहल और एल्कोक्साइड आयन। अब बात करते हैं हम आगे इन रिएजेंट्स के बारे में, कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो मैं आपको रिएजेंट्स में अपने पहला हॉट एल्कोहलिक KOH यूज किया है, ये मोस्टली यूज किया जाता है। इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताने, तो देखिएगा एल्कोहलिक KOH का सेंस है कि यहाँ पर ROH एल्कोहल और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगा और अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करेगा। इससे यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट सोल्ट और वाटर है। तो यहाँ से क्या होगा OH- आयन डिलीवर होगा और यहाँ से H, तो ये इस पे आकर अटैच होगा तो यहाँ बनेगा ROK, ये तो बनेगा सोल्ट और साथ में बनेगा H2O वाटर। इस सोल्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं RO-, जिसको एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बोलते हैं इसे, एल्कोक्साइड आयन, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। आगे बात करते हैं हम, इसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहें तो ये एग्जांपल ले सकते हैं C2H5OH एथेनॉल। सबसे कॉमन रिएजेंट हम जो यूज करते हैं वो यही होता है C2H5OH एथेनॉल। जब इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन से यहाँ बनेगा C2H5OK+, इसको बोलते हैं पोटेशियम एल्कोक्साइड इथोक्साइड। तो ये बन जाएगा आपका पोटेशियम इथोक्साइड और ये सबसे कॉमन यूज होता है। अब बात आती है बेस स्ट्रेंथ। अगर बेस स्ट्रेंथ की बात करूं तो मैं यहाँ पर OH- हाइड्रोक्साइड आयन और एक आपके पास आ रहा है C2O5- आयन एल्कोक्साइड आयन। तो ये तो है हाइड्रोक्साइड आयन और है एल्कोक्साइड आयन अर्थात इथोक्साइड आयन। अगर इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो मैं इसका बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड आयन से भी ग्रेटर है। ध्यान दें ये कहां से ऑब्टेन हुआ है, ये ऑब्टेन हुआ है एथेनॉल से। और ये कहां से ऑब्टेन हुआ है, ये ऑब्टेन हुआ है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ध्यान दें ये KOH से ऑब्टेन हुआ है और वो C2H5OH से ऑब्टेन हुआ है। स्टेबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो यहां से C2H5OH का प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अगर यहां से इसका प्लस आई मिलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अब आप देखो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये स्टेबिलिटी घट रही है, तो लेस स्टेबल। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज नेगेटिव चार्ज।
अब बताओ अगर इसकी स्टेबिलिटी लेस है तो इसकी क्या होगी, अपनी स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए इसे अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करना पड़ेगा, इसलिए इसकी डोनर टेंडेंसी बेटर है, डोनर टेंडेंसी इसकी बढ़ गई, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, मोर बेस हो जाएगा, जबकि ये वीक बेस हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ लिखूं किसका, एक तो है अल्कोहलिक KOH और एक है सिंपल KOH, तो बताओ अल्कोहलिक KOH और सिंपल KOH में से बेसिक स्ट्रेंथ किसका, अल्कोहलिक KOH की बेसिक स्ट्रेंथ KO से ग्रेटर होगी, तो ध्यान रखना अल्कोहलिक KOH की बेसिक स्ट्रेंथ KO से भी ज्यादा होती है। अब बात आती है इसमें कुछ की पॉइंट्स, तो पहला की पॉइंट तो है कि यहां पर हम अल्कोहल क्यों यूज कर रहे हैं, आपने यहां पर ये अल्कोहलिक लिखा है KOH, तो इसका यहां पर अल्कोहल का क्या यूज है, तो इसका यूज है ओनली फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन, यह केवल एल्कोक्साइड आयन के फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, और यहां पर आपके अल्कोहल का और यूज नहीं है। सेकेंड पॉइंट, तो यहां पर दो हाइड्रोक्साइड है और इन दोनों हाइड्रोक्साइड, बोथ हाइड्रोक्साइड में से कौन सा बेस आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज हो रहा है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट यह है, ध्यान रखना OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ KOH नॉट यूज इन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ध्यान रखना इस KOH का OH जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज नहीं हो रहा, वो जैसे आप देख सकते हो कि अल्कोहल से क्या ऑब्टेन हो रहा है, मतलब KOH से क्या ऑब्टेन हो रहा है OH, और अल्कोहल से क्या ऑब्टेन हो रहा है H, तो OH H किस फॉर्म में जा रहा है, वाटर में, तो ये यहाँ पर रिएजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, रिएजेंट की तरह बिहेव ये कर रहा है, अर्थात बेस ये है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं KOH, उसका जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा, अर्थात उसका एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, अर्थात वो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आगे बात आती है नंबर थर्ड, कि जब हम अल्कोहलिक KOH को यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति पर हीट की रिक्वायर्ड नहीं होती, ध्यान रखना वैसे तो E2 रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर पर होती है, अर्थात वहां पर हीट की रिक्वायर्ड होती है, बट अल्कोहलिक KOH के केस में हीट की रिक्वायर्ड नहीं होती, ऐसा क्यों, क्योंकि हीट रिलीज, यहां पर जो हीट है वो रिलीज होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण हीट रिलीज होती है, और जो हीट रिलीज होती है वो इस रिएक्शन में यूज हो जाती है। तो ये इसके और अल्कोहलिक KOH से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स आपको मैंने बताए जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखना OH से भी स्ट्रॉन्गर बेस है एल्कोक्साइड आयन, तो एल्कोक्साइड आयन की प्रेजेंस में E2 रिएक्शन होगा, E2 एलिमिनेशन होगा, E1 नहीं। आगे बात करते हैं हम एग्जांपल्स में, तो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट डी हाइड्रो हैलोजिनेशन बाय E1 मैकेनिज्म। तो E1 मैकेनिज्म के वाया डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, RRC RRX और H, ये हेलोजन है, बेस लिया है मैंने यहां पर वीक बेस, जो सपोज दैट मैं मेथेनॉल यूज कर लेता हूं। जब यहां से रिएक्शन होगा तो आपके पास प्रोडक्ट होगा एल्कीन, तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, साथ में आपके X और MEO माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म देखो इसका, शॉर्ट मैकेनिज्म में बता देता हूं। सबसे पहले आपका स्टेप फर्स्ट स्लो रेडियस, जहां से आपका लिविंग ग्रुप इस बॉन्ड को लेकर रिमूव हो जाएगा, जैसे बॉन्ड को लेकर रिमूव होगा
इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड, जो फर्स्ट स्टेप है, जहां पर आपका जो बेस है इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स की। फर्स्ट एग्जांपल 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, अर्थात वो एल्किल हैलाइड जिसमें आपका हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो। तो देखिएगा एग्जांपल, सबसे 3 डिग्री एग्जाम ये लिया है मैंने। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो 1 2 3 4 कार्बन है, उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इस पर हमने बेस की रिएक्शन कराई है मेथेनॉल। क्या होगा, सबसे पहले कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, दोनों में से कोई सा भी एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड ये से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपके ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में एक और एग्जांपल ये लिया मैंने, इस पर भी वही बेस लिया है। सबसे पहले क्या होगा, ये बेस रिमूव होगा, जैसे यहां पर ये रिमूव हुआ, तो ये बेस के रिमूव होते ही इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। और वो जो कार्ब कैटायन है वो भी 3 डिग्री है, मोर स्टेबल भी है। नेक्स्ट स्टेप में भी यहां पर, हाँ तो यहां पर ध्यान रखना है, बीटा हाइड्रोजन यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो यहां पर 2 बीटा हाइड्रोजन है। अगर यहां पर 2 बीटा हाइड्रोजन है तो 2 आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दे, अगर मैं बीटा 2 को यूज करता हूं तो आपके पास ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और अगर मैं बीटा 1 को यूज करता हूं तो आपके पास ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब हमें पता है कि E1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग आपका ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 3 3 कितने हो गए टोटल, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 और 1 कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग है, ये आपके सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा, सेकंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड whose बीटा कार्बन इज 3 and 4 डिग्री। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जिसका बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री है। तो देखिएगा, ये एग्जांपल लिया मैंने। सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन की कौन सी फॉर्म है, आइसो। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। बेस यूज करेंगे मेथेनॉल। क्या होगा, सबसे पहले आपका लिविंग ग्रुप रिमूव होगा यहां से। तो जैसे ही आपका लिविंग ग्रुप रिमूव होगा, यहां पर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा और 1 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो, ये था अल्फा और ये था बीटा, और यहां पर जो बीटा कार्बन है वो कौन सा है, 3 डिग्री है। तो आप देखिएगा, ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन बना है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो कौन सा है, 3 डिग्री है। और हमें पता है कि अगर आपके नेक्स्ट कार्बन मोर स्टेबल होता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट होता है। तो यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा कौन सा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहां जाएगा, और हाइड्राइड के शिफ्टिंग से आपका जो कार्ब कैटायन है वो 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर 3 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब आप देखिएगा, जब 3 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया तो यहां से आपके ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, इसमें केवल एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है। तो यहां पर ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एक और एग्जांपल।
अभी बीटा कार्बन 3 डिग्री था, अब की बार बीटा कार्बन आपका 4 डिग्री हो गया। ये अल्फा, ये बीटा, और बीटा कार्बन 4 डिग्री है। वही बेस में मेथेनॉल यूज कर रहा हूं। सबसे पहले आपका लीविंग ग्रुप यहां से रिमूव होगा, और रिमूव होने से आपके पास ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन की कौन सी फॉर्म है? नियो। तो नेम हो जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब आती है बात कि यहां से जो कार्बोकेटाइन बना है वो 1 डिग्री है, और उसके नेक्स्ट कार्बन कौन सा है? 4 डिग्री। तो रीअरेंजमेंट होगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा आपकी बात। तो जैसे 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, ये मिथाइल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, और यहां शिफ्ट होने से आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा 3 डिग्री। तो अब देखिएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा है। अब यहां से एलिमिनेशन होगा। अब आप देखो एलिमिनेशन से ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है, बीटा 1 एंड बीटा 2। अगर 2 बीटा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक बार तो मैं बना देता हूं बीटा 1 से। अगर मैं बीटा 1 से बनाता हूं तो आपका प्रोडक्ट ये होगा, और अगर मैं बीटा 2 से बनाता हूं तो आपका प्रोडक्ट ये होगा। इसमें आपका ये प्रोडक्ट मेजर है और ये प्रोडक्ट आपका माइनर है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए वो मेजर होगा और ये माइनर होगा। हाँ, बात करें जीआई की, तो आप देखो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोथ सब्स्टिट्यूटेंट सेम, और यहाँ पर भी जीआई नहीं है क्योंकि यहाँ भी बोथ आपके जो ग्रुप है वो क्या है? सेम है। तो एक कंक्लूजन यहां से क्या निकल रहा है वो ध्यान दें कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना हो, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हमेशा टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन चेक करना है। टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, आपके पास जितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप के क्या होंगे? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड whose बीटा कार्बन इज 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। अभी हमने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात की थी। अब हम बात करेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जिनका बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री है। तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल ये यूज किया मैंने। पहले अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो देखिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन में सेकेंडरी के साथ साथ ये एक्टिव भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्टिव आइसो पेंटाइल क्लोराइड। हाँ, वही बेस यूज करेंगे, मेथेनॉल वीक बेस। क्या होगा? सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। तो यहां पर सबसे पहले हम ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे जो कि 2 डिग्री है। इसका नेक्स्ट कार्बन 3 डिग्री है, तो यहां पर क्या होगा? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से आपके पास जो कार्बोकेटाइन है वो आपके 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मोर स्टेबल है। अब यहां से एलिमिनेशन होगा, तो अब आप देखिएगा यहां पर 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, बीटा 1 और बीटा 2। कौन कौन से? ये तो हो गया बीटा 1, और ये कौन सा हो गया? बीटा 2। अगर 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है तो 2 टाइप के आपके एलिमिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा पहले बीटा 1 से करते हैं अपन, तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और बीटा 2 से करते हैं तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। दोनों एल्कीन में जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो इस वाले कार्बन पे बोथ ग्रुप सेम और इसमें इस वाले कार्बन पे बोथ ग्रुप सेम, तो यहां पर जीआई तो नहीं है।
इन दोनों में से ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। क्यों बोला मेजर? क्योंकि नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 333 कितने होंगे? 9 एल्फा हाइड्रोजन है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जबकि यहां पर ये क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होने की वजह से ये माइनर होगा और ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। तो अगर मैं यहां पर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि आप बताइएगा इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एग्जामिनर कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि यहां पर पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताइएगा। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स में आपको बताना है कि कितने टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ध्यान दें, पॉसिबल प्रोडक्ट्स में आपके जब यहां से एलिमिनेशन होगा तो ये भी होगा। तो देखिएगा पॉसिबल प्रोडक्ट्स में से आप यहां पर आपका क्लोरीन था, तो सबसे पहला पॉसिबल प्रोडक्ट तो होगा ये वाला, जहां पर ये वाला हाइड्रोजन और ये क्लोरीन रिमूव हो जाए। सेकंड, जब यहां पर केटाइन होगा तो इसके साथ ये भी हो सकता है। तो सेकंड आपका पॉसिबल जो प्रोडक्ट है वो ये है। और अगर थर्ड की बात करूं तो थर्ड में क्या होगा कि जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो रीअरेंजमेंट होकर यहां जाएगा। अगर वो रीअरेंजमेंट होकर यहां गया तो अब ये वाला बीटा कार्बन भी इलिमिनेट हो सकता है। तो थर्ड जो पॉसिबल प्रोडक्ट आपका होगा वो थर्ड आपका पॉसिबल प्रोडक्ट ये होगा। तो बताइएगा यहाँ पर कितने पॉसिबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पर टोटल 3 पॉसिबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक तो ये है जो आपके डायरेक्ट इस वाले कार्बन के साथ है। सेकंड वाला कब? जब आपने यहाँ से शेयर को हटाकर पॉजिटिव चार्ज बनाया तो इस वाले बीटा के साथ है। तो पहला जो बना है वो इस वाले बीटा से बना है, सेकंड जो बना है वो इस वाले बीटा से बना है, और जो सी बना है वो आफ्टर रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बीटा कार्बन में कन्वर्ट हुआ है और तब सी का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें हमारे पॉसिबल प्रोडक्ट हैं 3। अब हम बात करते हैं इसी में एक एग्जाम्पल और देखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल ये लिया है मैंने, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है जिसका बीटा कार्बन 4 डिग्री है। अगर हम बात करें अभी यहां पर, तो अगर हम यहां से बात करते हैं तो सबसे पहले आपका लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, वही बी इक्वेस। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इसका नेक्स्ट कार्बन 4 डिग्री है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से एलिमिनेशन होगा, तो आप जरा देखो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो अब की बार भी 2 बीटा है, तो यहां से 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक तो मान लीजिएगा बीटा 2 से बनाना है मुझे, तो अगर बीटा 2 से बनाऊंगा तो ये बनेगा, और अगर बीटा 1 से बनाता हूं तो बीटा 1 से आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। अब आप देखो इनमें से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है? तो ये वाला मेजर है जहां पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 3 कितने टोटल? 12 एल्फा हाइड्रोजन है। ये माइनर है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 3 ये रहा और 1 ये रहा, 4 है। तो ये मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। दोनों में जीआई पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम यहां से बात करते हैं स्पेशल एग्जांपल्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, इसलिए रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल होगा। तो देखिएगा उसका लिए सबसे पहला एग्जांपल, तो क्या होगा प्रोडक्ट? तो देखिएगा अब मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल सोल्व कर लिए। तो यहां से जब याद जाएगा तो इस पे पॉजिटिव होगा, इस पर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। जब हाइड्राइड यहां चला जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1 डिग्री था और ये 3 डिग्री था, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया जो स्टेबल है। अब यहाँ एलिमिनेशन होगा। तो हमने जब हमने E1 की मेथड में पढ़ा था तब कहा था, एक आपको मैंने पॉइंट बताया था कि 6 मेंबर रिंग में हमेशा एंडोसाइक्लिक एल्कीन मोर स्टेबल होगी कंपेयर टू एक्सोसाइक्लिक। तो यहां से 2 बनेंगे, तो यहां से 2 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट तो बनेगा ये एक्सोसाइक्लिक का और एक प्रोडक्ट बनेगा आपका एंडोसाइक्लिक का, तो जिसमें आपका एंडोसाइक्लिक मेजर होगा और एक्सोसाइक्लिक वाला माइनर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल लिया मैंने, क्या होगा? सबसे पहले यहां से आई लिविंग ग्रुप रिमूव होगा,
लिविंग ग्रुप के रिमूव होने से आपके पास ये बनेगा। अब देखो रीअरेंजमेंट के अंदर एक कंडीशन है कि अगर रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, अर्थात रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसी कंडीशन में रिंग का एक्सपेंशन होता है। बताइएगा कितने मेंबर रिंग है ये? 5 किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? 6। तो यहाँ से 5 मेंबर रिंग जो है वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 2 है लेकिन वो दोनों सेम है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, साइक्लोहेक्सीन का। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल में मैंने ये यूज किया है। तो देखो सबसे पहले यहां से आई लिविंग ग्रुप रिमूव होगा और लिविंग ग्रुप के रिमूव होने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपका 2 डिग्री कैटाइन है लेकिन रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन से आपकी 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बन पर, इसका नेक्स्ट कार्बन 3 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से आपका कार्बोकेटाइन जो है वो 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मोर स्टेबल है। अब यहाँ से 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है, एक एंडोसाइक्लिक का और एक एक्सोसाइक्लिक का। तो जो एक्सोसाइक्लिक प्रोडक्ट होगा वो तो आपका क्या होगा? माइनर, और जो आपका एंडोसाइक्लिक वाला होगा वो प्रोडक्ट आपका क्या होगा? मेजर। तो ये वाला मेजर है और ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा? माइनर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 4। ये एग्जांपल नंबर 4 है, वो हमने मेथेनॉल यूज किया वीक बेस। सबसे पहले क्या होगा? कार्बोकेटाइन का, उसके बाद यहां से देखिएगा ये 2 डिग्री है और नेक्स्ट कार्बन आपका 3 डिग्री है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा, जो कि मोर स्टेबल है। अब इलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर देखो ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो यहाँ पर आपके 2 टाइप के बीटा है, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिनमें से एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। तो आपका ये प्रोडक्ट तो माइनर है और ये प्रोडक्ट आपका मेजर है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला प्रोडक्ट आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वो मेथेनॉल यूज करना है या वीक बेस। जब यहां से रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। तो यहां सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे ये। अब आप देखो रीअरेंजमेंट में एक कंडीशन होती है रिंग कॉन्ट्रैक्शंस, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन जनरली हम 2 कंडीशन पे यूज करते हैं, एक तो 7 से 6 मेंबर रिंग और एक 4 से 3 मेंबर। तो आप देखिएगा 1 2 3 4, ये 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी लेस है, तो ये यहां से रिंग कॉन्ट्रैक्शन के वाया 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे यहां से रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा ये 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 2 और 3, जिसमें 2 पर है फिनाइल और आपका ये 1 कार्बन पे ये ग्रुप पूरा जुड़ा हुआ है, तो 1 कार्बन पे ये पीएच और यहाँ पे पॉजिटिव, ये आपके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन में देखिएगा आप यहां से बीटा नहीं है तो इधर से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। हालांकि 3 मेंबर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है तो रिंग स्ट्रेन है, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड आपका फॉर्मेट हो जाएगा। उसका रीजन क्योंकि पाई सिग्मा और यहां पर ये रिंग है, तो देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अर्थात यहां लार्ज एक्सेंटेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, इस वजह से ये आपका स्टेबल एल्कीन है। तो ये क्या आपका स्टेबल एल्कीन है और स्टेबल एल्कीन होने की वजह से इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर हम यहां देखें तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहां पर जीआई भी पॉसिबल है, तो यहां पर जीआई हो रही है और अगर जीआई होगी तो यहां पर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कौन सा? मतलब इसके 2 आइसोमर्स होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा।
तो एक नोट है, वो ध्यान रखना। क्या नोट है? इफ प्रोडक्ट तो जीआई, यदि आपका प्रोडक्ट जीआई शो करता है तब आपको देन टू आइसोमर ऑब्टेनिड। तो ऐसी स्थिति पर हमें दो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है या दो आइसोमर्स ऑब्टेन होते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब की बार हमने 4 मेंबर रिंग ली है, तो देखिएगा 4 मेंबर रिंग पर जब हम रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। लिविंग ग्रुप के बाहर जाने से यहां पर कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब रिंग एक्सपेंशन होगा, जैसे 4 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 5 मेंबर रिंग में। बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाएगा और आपके एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा एक एग्जांपल और देखिएगा। ये 6 मेंबर रिंग है। सबसे पहले क्या होगा? शेयर रिमूव होगा, तो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहां रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होगा, लेकिन ये 1 डिग्री कार्बन आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो आपके पास ये भी बीटा हाइड्रोजन है और यहां पर भी आपका बीटा हाइड्रोजन है और यहां पर भी आपका बीटा हाइड्रोजन है। तो ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। तो यहां पर 3 बीटा हाइड्रोजन है, तो 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक तो ये बनेगा जो कि बीटा 3 से है, एक ये बनेगा जो कि बीटा 2 से है, और एक ये बनेगा जो कि बीटा 1 से है। इन तीनों प्रोडक्ट में से आपका ये प्रोडक्ट मेजर है और बाकी बचे हुए दोनों प्रोडक्ट माइनर है। इक्वेशन अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इवन मैकेनिज्म। आपको इनको इवन मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे फर्स्ट ये है ए, ये बी है और ये सी है। तो हमें पता है कि इवन रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटाइन। अगर वहां इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो हमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करके चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ इवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जब ये हेलोजन हटेगा तो यहां पर आपका बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जब यहां पर हेलोजन हटेगा तो यहां बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और जहां पर ये हेलोजन हटेगा तो यहां बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल ये होगा, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा ए बी सी। इसी के साथ आपका ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इन इवन मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इन E2 मैकेनिज्म की बात करेंगे।